हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। भगवान को एक पत्र। और इसके लेखक हैं, ये किसने लिखा है? जीएल फॉन्टस ने। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड से हम स्टार्ट करेंगे। और इसमें बताया गया है कि इस लेटर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर क्या है और किसके ऊपर ये स्टोरी है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined। तो एक फार्मर है, किसान है, जिसका नाम लेंचो है, और वो भगवान को एक खत लिखता है, पत्र लिखता है। और कब लिखता है? जब उसकी क्रॉप्स, फसल, ruined मतलब बर्बाद, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और उनसे क्या मांगता है? 100 पैसों की मदद मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं? थिंक what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही अलग स्टोरी है एक। और इसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर स्टोरी का एक मीनिंग होता है। और उसके साथ एक एजुकेशनल थॉट्स भी होती है, एक हमें शिक्षा भी मिलती है। तो चलिए पहले स्टोरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली है। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill। एक हाउस है, द हाउस लगा है, तो ये पर्टिकुलर उस हाउस के बारे में बात कर रहे हैं जो इस स्टोरी के जो नायक हैं, यानी लेंचो। और उसका जो हाउस है, उसी हाउस के बारे में बात कर रहे हैं। उस एंटायर वैली में वो एक हाउस था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, जो कि आपकी बुक में मेंशन किया गया है। तो ये हिल के सबसे टॉप में एक हाउस था। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। वहां से, टॉप ऑफ द हिल से, सभी कोई ये देख सकते थे। क्या क्या देख सकते थे? नीचे जो रिवर बह रही है, नदी, उसको, और जो पके हुए कॉर्न मतलब मकई, जो उसका खेत था, उसको देख सकते थे। उसके अंदर फ्लावर थे, उसको देख सकते थे, जो हमेशा, और दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि उसको वादा कर रहे थे कि इस बार उनकी खेती बहुत अच्छी होगी। हार्वेस्ट मतलब खेती। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। तो उसके लिए, अच्छी खेती के लिए क्या ज़रूरत थी? एक बारिश की, एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी। और नहीं तो एक बहुत अच्छी शावर, मतलब बहुत अच्छी शावर ही पड़ जाए। Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। जो लैंचो है इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, उसके पास और कोई काम नहीं था। वो खाली अपने आसमान की तरफ देखता था, और इस आशा से देखता था कि इस बार उसको बारिश की वजह से फसल उसकी अच्छी होगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। और उसकी पत्नी कहती है कि हम अब शायद कुछ पानी पा सकते हैं, मतलब हम पाने जा रहे हैं, क्योंकि मौसम को देखते हुए और आकाश को देखते हुए उन्हें लगता है कि अब बारिश होगी और हमारी फसल अच्छी होगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। जो उनकी पत्नी थी, जो लेंचो की पत्नी थी, वो क्या बना रही थी? सपर। सपर रात के खाने को कहते हैं। और वह रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग, मतलब भगवान चाहेंगे तो जरूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। जब तक उनकी पत्नी ने, उनकी माँ, बच्चों की माँ ने उनको बुलाया, तब वो बच्चे लोग क्या कर रहे थे? जो बड़े बच्चे थे वो तो फील्ड में काम कर रहे थे,
और जो छोटे बच्चे थे वो पास के घरों में, घर के पास में खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, उनकी माँ ने बुलाया कि खाने के लिए आ जाइए, डिनर के लिए आ जाना। It was during the meal that, just as लेंचो had predicted, और खाने के दौरान ही लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी वो शायद सच होने जा रही थी, क्योंकि उसने भविष्यवाणी ये की थी कि शायद अब बारिश होने जाएगी और उसकी फसल अच्छी होगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, एक बड़ी बड़ी जो रेन की बूंदें होती हैं, जो बारिश की बूंदें होती हैं, वो गिरना शुरू हो जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और बहुत सारे बड़े बड़े जो बादल हैं वो आते हुए दिखाई दिए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। वो आदमी जो होता है, जिसका नाम लेंचो होता है, वो बाहर आता है बिना किसी रीज़न के, बस खाली वो उस अनुभव को फ़ील करना चाहता था, और उसकी जो बारिश की बूँदें हैं अपनी बॉडी पर पड़ते हुए वो उसको फीलिंग को फ़ील करना चाहता था, उसको अनुभव करना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो वो चिल्लाया, क्यों चिल्लाया? These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. मतलब ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो कि बादलों से गिर रहे हैं, आकाश से गिर रहे हैं। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये नए सिक्के हैं। नए सिक्के से मतलब है कॉइन नहीं, नए सिक्के से मतलब है उनकी, मतलब जो खुशी है, और वो जो फसल जो अच्छी होगी उसको बेचने से जो पैसा मिलेगा, तो वो उस पैसे से वो अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। वो जो खुशी है वो इन पैसे को उससे काउंट कर रहा है, मतलब उससे बराबर मान रहा है उन पैसों से। तो वो यही बोल रहा है कि ये जो बिग ड्रॉप्स हैं, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पाइसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी-बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट है और छोटी-छोटी हैं वो 5 सेंट्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain. और एक satisfied मतलब संतुष्टि भरा एक्सप्रेशन उसने दिया, और उसने से ही regarded मतलब thought, उसने सोचा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए कॉर्न थे, मकई का जो फील्ड था, खेत था, जो उसके फ्लावर से भरे हुए थे, वो किससे छा गया था? ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। वो किससे कवर्ड हो गया था? एक बारिश की चादर से। कर्टेन ऑफ रेन मतलब बारिश की चादर से कवर्ड हो गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक ही एक बहुत जोरदार से हवा चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन का मतलब होता है बच्चों ओले। जो बारिश में, बारिश जब होती है उसमें कभी कभी देखा होगा आपने, बर्फ के समान एक छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, उनको ओले बोलते हैं, हेल स्टोन बोलते हैं। तो बारिश के साथ साथ ही वो बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरना शुरू हुए। These truly did resemble new silver coins. क्या ये सच में नए सिल्वर कॉइन्स हैं? The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और वो बच्चे लोग जो हैं वो जाके वहाँ पर अपने आप को बाहर जाकर उन फ्रोजन पर्ल्स जो हैं, जो ओले गिर रहे थे, वो वाइट वाइट होते हैं, पर्ल के समान होते हैं, मोती के जैसे, और उनको कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। वो जो लेंचो था, जिसका नाम, जो इस पोएम, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो बहुत ही उदास हो जाता था, उदास हो गया। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो ये सोचने लगा कि मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत ही जल्दी बंद हो जाए, नहीं तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो जल्दी ही खत्म नहीं हुई। बारिश होती रही, हेलस्टोन्स जो ओले हैं वो भी पड़ते रहे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. और उसके बाद जो जो उसने सोचा भी नहीं था वो सब उसके साथ हुआ, और वो जो ओले थे जो गिरे थे, हेल्स गिरे थे जो,
वो उसने पूरे हिल साइड को, पूरे गार्डन को, कॉर्नफील्ड जो था उसका, उसको पूरा ढक दिया। व्हाइट-व्हाइट चारों जगह व्हाइट-व्हाइट हो गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, मतलब एक भी लीफ पत्ता ऐसा नहीं बचा था कि जो ओलों से ढका ना हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो मकई की जो खेती थी, उसकी फसल थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर ठंड की वजह से, ज़्यादा ठंड की वजह से, और जो उसके प्लांट्स के ऊपर फ्लावर थे वो सारे मुरझा गए थे और बर्बाद हो गए थे। लेंचोज सोल, सोल मतलब आत्मा, लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, उसकी जो आत्मा है, उसका दिल है, उसका मन है, वो सैडनेस से दुखी हो गया और भर गया दुखी से। When the storm had passed, जब वो तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो अपने खेतों के बीच में खड़ा होकर, जब ये तूफान चला जाता है तो अपने बेटों से बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब अगर ये ओलावृष्टि न होती, अगर कोई कीड़े जो कि फसल को खा जाते हैं, इसके इससे अच्छा तो वो कीड़े ही लग जाते मेरी फसल को, कम से कम कुछ तो छोड़ कर जाती। और द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये जो ओलावृष्टि है उसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। That night was a sorrowful one, बहुत ही दुख भरी रात थी। All our work for nothing. There is no one who can help us. यहाँ पर कोई भी नहीं था ऐसा जो हमारी मदद कर सके, हमारा सारा काम, सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। We will all go hungry this year. हम इस साल भी भूखे ही रहेंगे। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. जहाँ पर जितने भी लोग थे, जिसने भी ये देखा, सभी लोग ये बोल रहे थे, ये कह रहे थे, उनकी आशा ये थी कि अब खाली एक भगवान ही मदद कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. और सभी ये समझाने लगे कि निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई भी भूख से नहीं मरता है, कुछ न कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. कॉन्साइंस का मतलब होता है हमारी अंतरात्मा। यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। तो वो रात भर यही सोचता रहा लेंचो कि अब एक भगवान की मदद के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई आशा भी नहीं है, जो कि जो सब देखता है, ऊपर बैठा बैठा वो सब देखता है, उसको सब सही और गलत का पता होता है कि किसके साथ सही हुआ और वो ही सबकी मदद कर सकता है। और चूंकि उसके साथ गलत हुआ है तो उसकी आशा और भी दृढ़ हो गई है। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. और लेंचो जो था वो उसको ऑक्स के समान, मतलब ऑक्स मतलब बैल होता है, और उसकी तुलना ऑक्स से की गई है क्योंकि वो भी बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है और खेतों में काम करता है, और लेंचो भी सेम है। तो वो दिन भर खेतों में काम करता है, लेकिन वह पढ़ना भी लिखना भी जानता था। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. भगवान से मदद मांगने के बारे में ही लेंचो पूरी रात भर सोचता रहा। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. और वो ये जानता था कि भगवान की आंखें सबको देख रही हैं कि किसके साथ क्या हुआ है, वो डीप तक सबको देख सकती हैं। मतलब कॉन्साइंस का मतलब यहाँ दिया गया है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग। तो भगवान को किसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या गलत सही हो रहा है, कौन सही है कौन गलत है, ये सब भगवान को पता होता है। तो वो ये विश्वास था उसको कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। लेंचो वॉज एन ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to ride. लेंचो कैसा था? बहुत ही हार्ड वर्किंग था। यहाँ ऑक्स का इसलिए दिया गया, उससे तुलना की गई क्योंकि ऑक्स भी बहुत हार्ड वर्किंग होता है, वो भी फील्ड में काम करता है, तो इसलिए उसकी कंपेयर ऑक्स से की गई है। और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसके बावजूद भी वह उसे लिखना आता था।
द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, मतलब सुबह, डे ब्रेक में मतलब सुबह मॉर्निंग में, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और उसने एक लेटर लिखा, जो कि अपने आप से उसने एक लेटर लिखा और अपने आप से शहर में गया और उसे मेल के लिए मतलब बॉक्स में डाल दिया, शहर जाने के लिए डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ भी नहीं था, भगवान का एक लेटर था। गॉड ही रोट, मतलब उसने भगवान को लिखा, क्या लिखा चलिए जानते हैं। इफ यू डोंट If you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। I need 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes. मुझे 100 pesos की ज़रूरत है और जिससे मैं अपने फील्ड को, मेरे अपने खेत को दोबारा बो सकूं, उसमें बीज बो सकूं और बाकी जब तक क्रॉप उगेगी, हार्वेस्ट होगी, तब तक का ज़िंदगी, तब तक की लाइफ मैं खा पी सकूँ, मतलब ज़िंदगी जी सकूँ। बिकॉज़ द हेल स्टोन डॉट डॉट डॉट, उसके बाद उसने लिखना शुरू किया। बिकॉज़ जो ओलावृष्टि हुई थी उसके कारण जो मेरी फसल बर्बाद हुई थी, तो मुझे इतने पैसों की मदद कर दीजिए जिससे कि मैं नई फसल उगने तक और उसको हार्वेस्ट हो जाए, तब तक का मैं जीवन अच्छे से यापन कर सकूँ। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, मैंने एनवलप के ऊपर जिसका एड्रेस लिखते हैं कि किसको यह लेटर लिखा गया है, तो वो किसको लिख रहा था, गॉड को लिख रहा था, तो उन्होंने एड्रेस क्या लिखा, टू गॉड, उन्होंने गॉड को एड्रेस करके लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया शहर के। ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, और उसने बॉक्स में डाल दिया स्टैंप लगाकर। One of the employees, who was a postman and also helped the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. और वहाँ पर जो एम्प्लॉय था वो पोस्टमैन था, जो हेल्प भी करता था पोस्ट ऑफिस में, जो हेल्प करता था, वह अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ और उन्होंने वो लेटर दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो अपने कैरियर में ऐसा एक भी एड्रेस उन्होंने देखने को नहीं मिला था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट था, बहुत ही मोटा था, और एमिएबल मतलब बहुत ही प्लीजेंट और फ्रेंडली व्यवहार का था, फ्रेंडली गाय था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड, और वह सीरियस हो गया तुरंत ही, और वो लेटर लेके डेस्क पर टैप किया उसने और कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। मतलब वो ये कमेंट कर रहा था कि कितना विश्वास है, व्हाट अ फेथ, मतलब भगवान पे किसी इंसान को इतना विश्वास हो सकता है, काश ऐसा विश्वास मेरे अंदर में भी भगवान के ऊपर होता। और उनका जो ये पत्र लेखन का जो व्यवहार है, करस्पॉन्डेंस मतलब पत्र लेखन का जो व्यवहार है, पत्र व्यवहार जो है, उसको तारीफ करते हुए वो अपने आप को बोल रहा था, काश ऐसा फेथ मेरे अंदर होता। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Postmaster एक आइडिया के साथ आए, बिना उस राइटर्स के फेथ को शेक करते हुए, मतलब उसकी फेथ को हिलाना नहीं चाहते थे, खत्म नहीं करना चाहते थे। आंसर द लेटर, मतलब क्या आइडिया था उनका कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। तो किस तरह उन्होंने जवाब दिया, देखते हैं। बट वेन ही ओपनड इट, जब उन्होंने लेटर खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उन्होंने वो लेटर खोला तो उसमें जो उन्होंने लिख कर पाया, उसने लिखा हुआ जो पाया, तो उससे उनको ये लगा कि ये मतलब ये इंक और पेपर पर लिखकर जवाब देने वाला नहीं है, मतलब ये किसी की मतलब जो गुडविल है, सद्भावना जो है, उस मतलब वो इंक और पेपर से पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए हमें कुछ और भी करना चाहिए। आई मीन टू से, मतलब इसके लिए उन्हें पैसे जोड़ने या पैसे से उनकी मदद करनी चाहिए। खाली एक पेपर पर कुछ लिख देने से उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और इस लेटर का रिप्लाई वो नहीं होगा। तो वो बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन,
he asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, सभी एम्प्लॉय ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठे किए, उन्होंने भी अपनी सैलरी से थोड़ा सा पैसा दिया, और इस तरह से सभी ने ये सोचा कि ये एक एक्ट है चैरिटी के लिए, और सभी ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. ये 100 पैसा इकट्ठा करना उन सभी के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था. So he was able to send the farmers only a little more than half. तो वो कितना जोड़ पाए थे, और उस फार्मर को, उस किसान को भेजने के लिए वो कितना जोड़ पाए थे, a little more than half, मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा. आधे से थोड़ा सा ज्यादा का मतलब क्या होता है, 100 पेसोस का आधा हुआ 50, और आधे से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 50 या 60 या 65 या 70 75 कितना, तो वो हमें इस स्टोरी के लास्ट में पता चलेगा. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as a signature God. उन्होंने वो मनी, जो पैसा इकट्ठा किया था, एनवलप में डाला और उसके ऊपर एड्रेस लिखा गॉड की तरफ से. जब गॉड रिप्लाई कर रहा है तो उसमें कुछ भी नहीं उन्होंने लिखा, बस खाली पैसे अंदर डाले और अपना सिग्नेचर दिया, गॉड. मतलब इससे उन्हें लगना चाहिए कि गॉड ने तुम्हारे लिए ये तुम्हारी विश पूरी करके तुम्हें ये दिया है. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. वो लैंचो आने वाले संडे को वो थोड़ा सा जल्दी आ जाता है और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है. It was the postman himself who handed the letter to him. वो पोस्टमैन ने अपने खुद के हाथों से उसे हैंड ओवर किया वो लेटर पैसों का. While जबकि the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. वो जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी ऑफिस में बैठे बैठे ही एक संतुष्टि भरा लुक दे रहे थे, मतलब देख रहे थे कि मैंने अच्छा काम किया है, एक संतुष्टि वाला काम किया है. Lencho showed not to slightest surprise on seeing the money. मतलब लेंचो ने जब खोला लेटर और पैसे देखे तो उसको ज़रा सी भी सरप्राइज नहीं हुआ, मतलब वो न्यूट्रल था, मतलब उसको देखकर ये नहीं लगा कि देखो गॉड ने भेजा, किसने भेजा, गॉड तो भेज नहीं सकता, किसने भेजा, मतलब एक तरह भी सरप्राइज नहीं था वो. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. वाओ, व्हाट अ कॉन्फिडेंस. मतलब उसका कॉन्फिडेंस इतना था कि वो न्यूट्रल था, इतना नेचुरल था कि हाँ उसे विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे ही भेजेंगे. बट ही बिकेम एनर्जी व्हेन ही काउंटेड द मनी. गॉड could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. तो वो जैसे ही उसने पैसे गिने तो उसे तो पता चल गया कि पैसे कम हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा हुआ. When he counted the money, जैसे ही पैसे गिने तब वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया भगवान के ऊपर, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि वो पैसे भेजेंगे, तो उसे ये भी विश्वास था कि भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते, और ना ही वो उसे कुछ देने में, अगर उसने कुछ मांगा है तो उसे कुछ देने में वो मना कर सकते हैं. Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. और तुरंत ही वो लेंचो गया विंडो के पास और वहां से पेपर और इंक लिखने के लिए मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. और उसने राइटिंग टेबल पर स्टार्ट कर दिया लिखना. विद मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. और उसने अपनी भौहों को सिकोड़ कर ऐसे नहीं टेंशन वाला कि भाई ये क्या दे दिया है, ये क्या कर दिया है, मैंने तो इतना मांगा था. एक थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है हमारी आईब्रोज में, तो वो टेंशन वाली जो आईब्रो थी उसी के कारण जो ये एफर्ट उसने वो चाह रहा था वो आया नहीं, वो मिला नहीं उसको, उस गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, और उसके आइडिया को फुलफिल नहीं हुआ जो उसने सोचा था, और वो लिखना शुरू किया उसने. When he finished, और जब उसने लिखना खत्म कर दिया, he went to the window to buy a stamp खरीदा, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. और उसने एक स्टाम्प खरीदा वहां से, अपनी जीभ से थूक से उससे गीला किया क्योंकि उसपे गम लगा हुआ होता है, और उसने फिक्स कर दिया उस एनवलप पे, और उसने अपने मुक्के से
हाथ का मुक्का बनाकर उसने ज़ोर से उसको थोड़ा-सा चिपका दिया। द मोमेंट द द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद अगले ही पल में उसने वो मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर गया उसे खोला। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. वो क्या बोलता है भगवान से, फिर से रिप्लाई क्या करता है कि मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे, मुझे उतने पैसे पूरे नहीं मिले, मुझे खाली 70 पैसेस मिले हैं, मेरे पास पहुंचे हैं, और मुझे जितने भी पैसे बकाया है, मतलब 30 पैसेस बाकी हैं, वो भी मुझे पहुंचा दीजिए। और फिर उसके बाद आगे लिखता है, बट डोंट बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, मेल के जरिए मत पहुंचाना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि वो मेल के जरिए क्यों नहीं मंगाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर जो इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज थे वो बहुत ही बेईमान है। वाओ! व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो अब आपको पता चला बच्चों कि उन लोगों ने, जो पोस्ट मास्टर हैं और पोस्टमैन हैं, उन सभी ने, एम्प्लॉइज़ वगैरह ने कितने पैसे कलेक्ट किए थे? 70 पेसोज़। तो ये क्वेश्चन है, और इसको अपने माइंड में भी रखिएगा और ध्यान में रखिएगा कि कब अगर क्वेश्चन आता है आपके, तो आप झटपट से लिख पाओ उसका आंसर। सो दिस इज़ द स्टोरी, और इसी तरह मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। मैं अगली बार एक नया चैप्टर लेकर आऊँगी। Keep watching my videos, like, share and subscribe my channel. Thank you.